गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं डिटेल आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, सब टॉपिक से रिलेटेड बताने की कोशिश करूंगा। और अगर पूरा टॉपिक आपको, पूरा चैप्टर ही डिटेल जानना है तो उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना होगा। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन ट्रांस, और ये सिस दो दिया हुआ, और इसके बारे में क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो अगर सिस ट्रांस की बात आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखो तो ये आप सभी को पता होगा कि MAA ट्वाइस X2, ठीक है। इसका जो सिस वाला, ये यहां पे क्या है बोलो, इट इज बाइडेंटेट लिगेंड, ओके। तो ये इसका जो सिस वाला फॉर्म है ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, और ट्रांस वाला फॉर्म क्या होता है, इनएक्टिव। अब ये क्यों होगा देख लो आप। और जो भी Ma4X2 टाइप का, ये मैं अभी आपको समझा रहा हूं, Ma4X2 टाइप कंपाउंड हो या Ma4XY टाइप, ये हमेशा ही इसका सिस हो या ट्रांस हो, हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। और जो अगर बाइडेंटेट लिगेंड की बात करूं, MAA ट्वाइस हो या फिर ये सिमेट्रिकल हो या फिर अनसिमेट्रिकल हो, इस केस में हमेशा जो सिस वाला होगा एक्टिव होगा और ट्रांस वाला क्या होगा बोलो, इनएक्टिव, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब इसको, ये जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है, सिर्फ इसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें गिवन है आपका EN और Cl, इथाइलिन डाइएमाइन और क्लोरीन वाला। तो इसमें आप देख लो ट्रांस वाला क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये मैं बना रहा हूं इसका ट्रांसफॉर्म, ये इसका ट्रांसफॉर्म है बेटा, ठीक है। देखो आप सभी जानते हो, एक तरह के लिगेंड 180 पे हो तो ट्रांस और 90 पे हो तो क्या होता है बोलो, सिस। अभी देख लो ये कैसा होगा, इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है कि नहीं बोलो, आपको सीधे सीधे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही होगी। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका क्या है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और ये EN, नाइट्रोजन और EN, और इधर क्या है बोलो Cl, और ऊपर क्या है बोलो Cl, और इससे ये क्या है आपका बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें आपका क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए क्या होगा बोलो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर मैं इसी का कौन सा फॉर्म बनाऊं बेटा, सिस फॉर्म बनाऊं, Cl, देखो दोनों Cl विसिनल पोजीशन पे हैं, तो ये इसका सिस फॉर्म है, ठीक है। ये, और ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसको, इथाइलिन डाइएमाइन को। ये इसका कौन सा फॉर्म है बोलो, सिस। तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये दोनों इसी के बारे में पूछ रहा है ये। तो देखो अभी क्या, जो ट्रांस वाला है, अभी मैंने आपको क्या बता दिया, ये ऑप्टिकली क्या है बोलो, इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकली क्या है बोलो, इनएक्टिव, ओके। और जो सिस वाला है, मैंने अभी आपको बता दिया क्या है बोलो, ये क्या है बोलो, एक्टिव। और एक जनरल जो आपको मैं बात बता रहा हूं वो भी आप नोट करोगे। देखो इस क्वेश्चन से जो भी एसोसिएटेड थोड़े से ट्रिक होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैंने बोला Ma4X2, Ma4XY, ये ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑलवेज इनएक्टिव। MAA ट्वाइस या MAB ट्वाइस X2 हो, यहां पे AA क्या है बोलो, बाइडेंटेट लिगेंड है। ये AA अभी सिमेट्रिकल की बात हो रही है, जैसे EN हो या ऑक्सिलेट हो, यहाँ पे ग्लाइसिनेट भी ले सकते हो अगर ये AB हो, मतलब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट हो। तो इसका जो सिस वाला फॉर्म होगा एक्टिव होगा, ट्रांस वाला क्या होगा,
इनएक्टिव होगा। और एक चीज और आप यहाँ पे चाहो तो ट्रिक के फॉर्म में याद रख सकते हो, MAA, यहां पे ये क्या है बोलो, AA इट इज अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ये 3 है देखो, और MAB थ्राइस, ये जो होंगे इस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब हम सिर्फ क्वेश्चन से रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। देखो कह रहा बोथ A एंड B कैनॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो अब इसने पूछा क्या करेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा A एंड B कैनॉट बी ऑप्टिकली, बोथ A एंड B, तो ये क्या है बोलो फॉल्स। कह रहा दोनों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते, जबकि इसमें आप देख रहे हो जो सिस वाला है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ट्रांस वाला क्या होगा, इनएक्टिव होगा। फिर कह रहा है A कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव बट B कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये भी गलत है। A कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, A तो क्या है बोलो ट्रांस है, मैंने अभी आपको बता दिया ट्रांस वाला क्या होगा बोलो, इनएक्टिव होगा, ट्रांस वाले में सिमेट्री है, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है बोलो फॉल्स है। अब कह रहा बोथ A एंड B कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, कह रहा दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव हैं, तो दोनों तो होंगे नहीं, सिस वाला एक्टिव होगा और ट्रांस वाला इनएक्टिव, तो ये क्या होगा बोलो, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। A कैनॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, यस ट्रांस जो ये गिवन है इनएक्टिव नहीं है, B कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बोलो ट्रू। तो आपका आंसर यहां पे क्या हो गया बेटा, पता चल गया आपको, यहां पे आंसर हो गया डेल इज राइट ऑप्शन, डेल इज राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जो मैंने आपको बात बताई वो ये, जो आगे अभी क्वेश्चन में मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन में चीजें ये रिपीट होंगी। फर्स्ट मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 MA4X2 हो या MA4XY हो, ये हमेशा ही क्या होंगे बोलो, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ये जैसा मैंने लिखा है दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी हमेशा। जो MAA ट्वाइस X2, या फिर मैं यहां पे एक और लिखता हूं बेटा MAB ट्वाइस X2 या XY भी लिख सकते हो, डिफरेंट लिगेंड हो, इस तरह वालों का क्या होगा बोलो, सिस वाले ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और जो ट्रांस वाला होगा वो क्या होगा बोलो, इनएक्टिव होगा। और जो MA थ्राइस मतलब जैसे आयरन का ZLY के साथ बना लो, आयरन का ऑक्सिलेट के साथ बना लो, आयरन का या कोबाल्ट का आप EN के साथ बना लो, EN हो या OX हो या ZLY हो, ये जो बाइडेंटेट लिगेंड है इस तरह के हमेशा क्या होंगे बोलो, दे विल बी ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैंने आपको ये बताया, थोड़ा सा आपको पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में किस टाइप के ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि आप बोल ही रहे हो स्क्वायर प्लेनर, तो फिर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो स्क्वायर प्लेनर तो हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अगर मैं बोलूं MABCD टाइप का, अगर स्क्वायर प्लेनर MABCD टाइप का, MABCD स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर है, स्क्वायर प्लेनर, तो ये ऑलवेज क्या होगा बोलो, इनएक्टिव होगा, ऑलवेज इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। MABCD टाइप का अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि वो हमेशा नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनाएगा। तो यहां पे ऑप्टिकल से रिलेटेड मैंने कुछ बातें बताई हैं, एक बार वापस आप चाहो तो पॉइंट वाइज नोट कर सकते हो, पॉइंट वाइज एक एक नोट कर सकते हो, मैं आप चाहो तो नोट करो पॉइंट वाइज, जिसे कि अगले क्वेश्चन में यूज करोगे आप, पॉइंट वाइज ये नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जो जो बातें निकल के आ रही हैं, जो अगले क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगा, वो मैंने ये बातें बताई आपको। क्या बताई, MA4X2 या फिर MA4XY, ठीक है, या इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, CONH3 4Cl2, या मैं बोलूं CONH3 4Clbr, ठीक है, ये हमेशा ही ऑप्टिकली क्या होंगे बोलो, ऑलवेज ऑप्टिकली
ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये नोट किया, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देना बेटा। अब जो बात हुई है कि दूसरे टाइप का जो जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड यूज करते हो, तो ये MAA सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, और ये X2 लिखूं या फिर मैं लिखूं MAA ट्वाइस XY। इसका एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे लिखा है आपका COEN ट्वाइस X2, या फिर आपका इस EN की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बोलो, ऑक्सिलेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, COOX ट्वाइस X2। इस तरह के जो भी होंगे, इस तरह के कॉम्प्लेक्स में ऑलवेज सिस वाला क्या होगा, सिस वाला एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जो ट्रांस वाला है वो क्या होगा बेटा, इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। बोलो ठीक है। पहला पॉइंट आपको पता चल गया, MA4X2 MA4XY। ये देखो MA4X2 MA4XY इनएक्टिव क्यों होंगे, वो बहुत ही आसान है, आप तुरंत समझ जाओगे। MA4X2 तो मतलब अगर मैं बोलूं MA4X2 बनाना है तो क्या करोगे आप, बोलो। MO4X2 में आपने क्या करना है, देखो अगर मैं कहूं CONH3 4Cl2 तो आपको क्या करना है, यहां पे बीच में तो आपका क्या है बोलो, कोबाल्ट है या कोई जो सेंट्रल मेटल है, और ये किनारे किनारे क्या है बोलो, NH3 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 NH3, और ऊपर Cl नीचे Cl। तो देखो ये आ गया आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। देखो अगर मैं कह रहा हूं इधर क्लोरीन है और इधर ब्रोमीन है तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे बताऊं, क्या ऐसे कट करेंगे प्लेन, नहीं, तब आप ऐसे प्लेन कट करो, तो फिर ऐसे प्लेन कट करो, ओके बोलो ठीक है ना, MA4। और अगर मैं बोलूं कि इसमें नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊं कि जो MAB थ्राइस या फिर क्या हो MAA थ्राइस, ये ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ये पॉइंट आप नोट करते जाओगे, फिर आगे भी आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। इसके एग्जांपल आपके देखिए एनसीईआरटी में भी गिवन है, एफ आयरन का और ऑक्सिलेट का, ये है ना, या फिर ये गिवन है देखो COEN थ्राइस और ये +3, या फिर आप यहां पे PTGLY, GLY आप जानती हो ग्लाइसिनेटो, ये ग्लाइसिनेटो बोलो ठीक है ना। तो ये इस तरह के क्या होंगे बोलो, दे विल बी ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। एक बात, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर MABCD, ये ऑलवेज इनएक्टिव, ऑलवेज इनएक्टिव। हाँ कुछ ऐसे होंगे जो मैं बता दूंगा आपको, आगे क्वेश्चंस में आ जाएगा, ऑलवेज इनएक्टिव क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं MABCD टाइप, MABCD टाइप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या होगा बोलो, इट विल बी ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्यों होगा ऑप्टिकली एक्टिव बेटा बोलो, क्योंकि ये हमेशा आप जानते हो नहीं, इट इज लाइक कायरल सेंटर, sp3 से 4 अगर डिफरेंट जुड़ा हो तो ये हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें बता दी हैं, एक बार आप मेरे साथ बोलो, MA4X2 टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। MAA ट्वाइस X2, MAB ट्वाइस X2 और XY, इसका जो सिस फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक्टिव होगा, ट्रांसफॉर्म क्या होगा बोलो, इनएक्टिव होगा। फिर जो MAA थ्राइस, यहां पे एक मैं क्या बोल रहा हूं, दैट इज बाइडेंटेड लिगेंड की बात हो रही है, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। MABCD टाइप का जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा
वो हमेशा क्या होगा बोलो, इनएक्टिव होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। और MABCD टाइप का जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा एक्टिव होगा, क्योंकि उसमें कायरल सेंटर है, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा। बोलो बेटा ठीक है ना, ये डन है, पक्की बात है, देख लो। अब इसमें एक और मैं आपको पॉइंट नोट करा दूं, जो MABCD ऐसा अगर मैं लिखता हूं कोड ABCDEF, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना बोलो, तो इसके टोटल जो बनेंगे दैट इज 6C2, और ये 15 क्या बनते हैं इसके बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसलिए टोटल आइसोमर इस केस में क्या बनते हैं, ऑल आर एक्टिव, ऑल आर एक्टिव। टोटल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलो, 15 GI हैं और सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, क्योंकि कोई सिमेट्री नहीं है इसमें, तो टोटल हो जाएंगे इसमें कितने, 30 आइसोमर हो जाएंगे। टोटल कितने बेटा, 30 आइसोमर हो जाएंगे, ये भी याद होगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो ट्रिक था मैंने आपको बता दिया, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, बोल दीजिएगा, बोलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया, वापस एक बार देख लो क्या पूछा है, सब समझ में आ रही बात, आगे बढ़ा जाए। इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं है ना आपको, बोलो। अब बेटा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा कॉम्प्लेक्स, अब देखो ये क्वेश्चन ये अपने मन से ट्राई करोगे। अब देखो अभी मैंने बता दिया, अब ये क्वेश्चन अपने मन से ट्राई करोगे। चलो अभी मैंने जो जो बताया उसके अकॉर्डिंग बताओ। ये देखो क्या दिया है, ट्रांस CrCl2OX2 दिया हुआ है। ये किस टाइप का मैंने आपको बताया था, बोलो। मैंने वही बोला MAAX2, सिस वाला एक्टिव होगा, ट्रांस वाला इनएक्टिव। जस्ट अप्लाई करो फटाफट, आप ये बता दोगे ये कैसा होगा बेटा, बोलो। ट्रांस वाला इनएक्टिव, ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा। पता चल गया क्यों होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ट्रांस FeNH3 देखो ये भी हो गया Ma4X2 टाइप, कितना आसान है। मतलब ये जो 4-5 पॉइंट लिखवाए हैं ना आपको, उससे मैक्सिमम मतलब जो ऑप्टिकल वाले कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन होते हैं, मतलब सभी तो नहीं बोलूंगा, बस 90% केस में क्या होता है बोलो, सॉल्व ही हो जाएगा, उससे ज्यादा, ठीक है ना। अब ये भी इनएक्टिव होगा, आपको पता चल गया क्यों इनएक्टिव होगा बेटा, बोलो। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो ये क्या दिया है, सिस वाला दे दिया। अभी क्या बताया था बेटा मैंने, सिस वाला जो MAAX2 या MABX2 टाइप का होगा, वो क्या होगा, क्या होगा बोलो, एक्टिव होता है। लेकिन ये किस टाइप का है देखने जरा, ये क्या बाइडेंटेट है, ये बाइडेंटेट लग रहा है, ये बाइडेंटेट लग रहा है, बाइडेंटेट नहीं है, ये क्या यूनिडेंटेट है। Ma4X2 या Ma4XY, वेदर इट इज सिस और ट्रांस, ऑलवेज इनएक्टिव, हमेशा क्या होगा बोलो, इनएक्टिव होगा। अब इसमें आ जाइए, ये कौन सा दिया है, देखो ये आपका हो गया ये वाला, देखो MAA2X2, इसका कौन सा फॉर्म मैंने बताया था, सिस वाला फॉर्म क्या होगा बोलो, एक्टिव होगा। देखो तो इसमें एक्टिव पूछा है ना बोलो, तो डेल इज राइट ऑप्शन, डेल इज राइट ऑप्शन, बोलो ठीक है। इसमें डाउट नहीं है ना आपको, आगे बढ़े बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब ये क्या कह रहे हैं, अ कॉम्प्लेक्स A हैज ए कंपोजिशन ऑफ H12O6Cl3, जो भी लिखा है क्रोमियम, if the complex on treatment with concentrated H2SO4 loses 13.5% of its original mass, तो इस, और फिर कह रहा है इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा आपको। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, देखो मेरी बात सुनो, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है, देखो अगर मैं बात करूं कि आप जानते हो H2SO4 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो आप बोलो अगर मैं यहां पे इसके सारे कॉम्प्लेक्स बनाऊं क्रोमियम वाले, H2O5Cl और ये हो गया आपका Cl2.H2O,
और ये लिख रहा हूं मैं CrH2O4 Cl2 Cl.2H2O। अब बेटा मुझे बताओ, और एक 3H2O जो कि आइसोलेट नहीं किया जा सका है, उसको केवल हम 3 मानते हैं इसमें। अब इसमें आप बोलो विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर डिहाइड्रेशन। नॉर्मली H2SO4 के साथ कौन डिहाइड्रेशन शो नहीं करेगा? तो कौन नहीं करेगा? जो डब्बे के अंदर होगा, दैट इज इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो डिहाइड्रेट नहीं होगा। या देखो, अगर ड्रास्टिक कंडीशन करोगे फिर तो कोई बात ही नहीं, सब रिमूव हो जाएगा। लेकिन वैसे नॉर्मली मैं बोलूं H2SO4 ऐड करने पे सबसे ज्यादा वाटर लॉस कौन करेगा? तो ऑब्वियसली ये लॉस करेगा, फिर ये नहीं लॉस करेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको क्या करना है, टोटल एक तो इसका वेट निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट इसका जो निकालोगे वो आप यहां पे देख लो कितना आ जाएगा, 52 Cl, और ये गिवन है H2O का, आप जानते ही हो। तो टोटल यहां पे वेट आप जब निकालोगे दैट इज, तो ये हो गया आपका 52 प्लस 35 इंटू 3 और प्लस कितना है 18 इंटू 6, ये आ गया, ठीक है ना ये वेट। अगर कितना परसेंट लॉस हो रहा है इसका, 13.5, यानी ये जो आपने निकाला है ये वैल्यू आप मान लो कि मान लो इसका जो भी आया है x आया है, तो x इंटू 13.5 वेट आप कैलकुलेट कर लोगे कितना है ये। और इसी को अगर मैं क्या करूं, कितने हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका फार्मूला, मतलब हमें जो लॉस हुआ है वेट, वो जो वेट लॉस है वो वाटर के मॉलिक्यूलर वेट के मल्टीपल में कितना है। अगर मान लो कि वो जो वेट लॉस है वो 18 के करीब है, तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल 1 है। अगर वो से 35.9 या 36 के करीब है, 36, तो फिर इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं बाहर, 2 हैं। तो ये जब आप निकालोगे 18 से डिवाइड कर देना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.9 समथिंग आएगा। तो ये आप किसके बराबर मानोगे, 2। इसका मतलब जितना वेट लॉस हो रहा है H2SO4 के साथ रिएक्ट कराने पे, वो वेट लॉस वाटर के जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके मल्टीपल में लगभग क्या है बोलो, 2 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल कितने बाहर है, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। आपको पता चल गया कि नहीं क्या मैं बोल रहा हूं। आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, उसका 13.5% लॉस होता है। 13.5% करने के बाद जो आएगा, आप जो वैल्यू आएगी उसको 18 से डिवाइड करोगे, वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। और वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहां पे होगा, वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो वो क्या है बोलो, दैट इज डी हो जाएगा, ठीक है। आप क्या बात समझ में आ गई आपको मैं क्या बोल रहा हूं। इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आए कि कोई कॉम्प्लेक्स गिवन है और उसको H2SO4 से ट्रीट करने के बाद कितने परसेंट डिहाइड्रेशन होता है, इतना परसेंट वाटर लॉस होता है या वेट लॉस होता है, तो आपको क्या करना है पता चल गया। पहले उस कॉम्प्लेक्स का वेट निकालना है, उस वेट का जितना परसेंट लॉस हो रहा है तो वो आप उतना परसेंटेज निकाल लोगे, उसको 18 से डिवाइड कर दोगे। 18 से डिवाइड करने के बाद वो आपको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर पता चल जाएगा। ओके, तो डेल इज राइट ऑप्शन। अब बेटा नेक्स्ट आ जाए, देखो फिर द वन दैट नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म में बात आई है तो देखो यहां पे सिर्फ ऑप्टिकल की बात नहीं हो रही है, अब ये सभी आयनाइजेशन, लिंकेज या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है ना, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, ये सारी की बात हो रही है। तो अब ये क्या फर्स्ट की बात कर रहा, ये किस टाइप का है, Ma4H2। तो ये सब लोग बताओ भाई, साथ साथ आप लिखते भी चलोगे। Ma4H2 ये क्या शो करता है, ओनली Gi। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बोलो ठीक है। Ma4H2 या Ma4XY में Gi कितना आसान है। आप अपने कॉपी के चारों कॉर्नर पे क्या रखो, ए रख दो, बीच में कॉपी के क्या रखो, मेटल रखो, ऊपर एक्स नीचे एक्स तो ट्रांस, और अगर एक्स एक्स आप रखते हो कॉपी पे तो ये वाला आप
बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूं CuNH3 ये लिखा ही हुआ है, और ये देखो एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल, बोलो ठीक है कि नहीं। अब ये मैंने क्या बताया था, देखो आप ध्यान से देखो, मैंने अभी बोला था कुछ देर पहले MAA थ्राइस और MAB जो कि यहां पे बाइडेंटेट है, ध्यान रखना, दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज 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 ऑप्टिकली एक्टिव। कोई सोचना नहीं क्योंकि हमेशा ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर, ये ऑलवेज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, इट विल ओनली शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके बेटा बोलो ठीक है, हेलो। अब ये इसकी बात कर रहा है NiNH3 और ये अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहे, ध्यान देना, नॉट शो, ठीक है ना। PTNH3 ये तो तुम जानते ही हो, PTNH3 ये तो आपको याद होगा, सिस्प्लेटिन ट्रांसप्लेटिन, ये कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, ये सभी लोग जानते हैं। बोलो बेटा NH3 ये कौन सा होता है, बोलो सिस्प्लेटिन स्क्वायर प्लेनर जो कि एंटी कैंसर में यूज किया जाता है। ये है आपका ट्रांस वाला, ठीक है ना। ये देखो ये किसकी बात हो रही है, ये ट्रांस वाला, यानी ये भी क्या शो करेगा, GI। लेकिन व्हाट अबाउट सी में अगर आप देखो तो ये जो निकल है यहां पे +2 में है, और निकल का आप जानते हो 3D8 4s2 होता है, और अगर मैं Ni+2 कर दूं तो क्या लिखूंगा 3D8 और 4s0। अब आप बताओ इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, जो इसमें आपको ये मिलेगा, ये कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा यहां पे sp3। अब आप क्या जानते हो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स cannot show geometrical isomerism because the relative position surrounding the central metal is same। अगर एक्सचेंज भी कर देते हैं उनको तो हमें क्या मिलेगा भाई, सिस और ट्रांस का क्या मतलब है, एक जैसे लिगेंड पास में हो तो सिस, दूर हो तो ट्रांस, ऐसा बोलते हैं। या तो मैं क्या बोलूंगा कोऑर्डिनेशन में, एट 90 डिग्री एडिसेंट पोजीशन पे क्या होगा, सिस होगा, और 180 पे होंगे तो क्या होगा, ट्रांस होगा। लेकिन आप मुझे बताओ अगर मैं MABCD टाइप या MA2B2 टाइप अगर कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लूं, टेट्राहेड्रल मतलब क्या हो गया, आपको पता ही है कि 109 डिग्री 28 मिनट, और जो सेंट्रल मेटल से चारों लिगेंड होंगे उनकी रिलेटिव पोजीशंस क्या है, बोलो आइडेंटिकल है। उनको अगर मैं इंटरचेंज भी करूंगा तो वो सेम डिस्टेंस पे होंगे और सेम एंगल बना रहे होंगे। तो आपके देखो एनसीईआरटी की ही लाइन है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैनॉट शो GI बिकॉज द रिलेटिव पोजीशन सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल इट्स सेम, बाय इंटरचेंजिंग द लिगेंड वी विल गेट द सेम अरेंजमेंट। ओके, तो इसलिए ये ध्यान रहे कि अब एक चीज और यहां पता चल गया आपको कि जो भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैनॉट शो GI, आप नोट कर ले, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, हालांकि ये तो लिखना क्या है तो जानते हो आप, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कांट शो GI, दे कैनॉट शो GI। ये नहीं लिखा, ठीक है ना, आप समझ गए, आप लिख लेना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैनॉट शो GI। तो बोलो आंसर क्या हो गया, आपको पता चल गया, चेन्नई। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, बोलो। फर्स्ट मैंने क्या बोला, नॉट एक्सपेक्ट MA4X2 ओनली GI, नो ऑप्टिकल। बॉम्बे विल ओनली शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चेन्नई विल नॉट शो एनी आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और डेल जो है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, प्लेटीन, इसका एसिस फॉर्म है, ये ट्रांस में केवल ये GI शो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको कोई डाउट होगा नहीं। ओके बेटा, आगे बढ़ा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहे कि अ कॉम्प्लेक्स X विद जनरल फार्मूला ऐसा दिया, कंपोजिशन दिया इसका CrH2O6 और Cln दिया हुआ है, हैज ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दिस बोहर मैग्नेटॉन। यानी एक तो ये हो गया, चलो जी, ये
म्यू गिवन है कितना बेटा, म्यू आप जानते हो √NN+2, ठीक है ना, बोर मैग्नेटॉन। ये हो गया। इससे हम क्या निकाल सकते हैं बोलो, अगर मैग्नेटिक मोमेंट दिया है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो ना। तो अब अगर यहां पे गिवन है आपका कि कितना गिवन है दोस्त, 3.83, तो हे बच्चों क्या आप इसमें ये कैलकुलेट कर सकते हो, n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आएगी बोलो, 3 आ जाएगी। कैलकुलेट कर लोगे ना, 3 आ जाएगी, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, इस कॉम्प्लेक्स में। फिर आगे बोल रहा है इट रिएक्ट विद AgNO3, बहुत ध्यान सुनना, इट रिएक्ट विद AgNO3। AgNO3 से अगर ये रिएक्ट कर रहा है, कोई हाइड्रोजन वाला कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन है दैट इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इससे इतना हमें पता चला क्या, इट रिएक्ट विद AgNO3, इसका मतलब क्लोराइड डब्बे के बाहर है, ठीक है ना, डब्बे के अंदर भी हो सकता है, मतलब ये पक्का है कि कोई ना कोई डब्बे के बाहर है, तभी वो AgNO3 से रिएक्ट करेगा। अब कह रहा है एंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये बात ध्यान देने वाली है, 2 बातें बोली इसने इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। एक तो क्या बोला, AgNO3 से रिएक्ट करता है, और एक बात और बोली है इसने कि GI भी शो करता है, ये भी बात बोली है। तो अब आप सोचो, पहले तो आप इसका वो निकाल लो, Cr किस स्टेट में है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतना हो। तो क्रोमियम का आप सभी जानते हो कि नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट वाला 3d5 लिखता हूं मैं, और 4s1, ओके। और क्योंकि 3 है तो ये ऑब्वियसली Cr किस स्टेट में होगा बोलो, +3। तो +3 में अगर होगा बालक तो ये हो जाएगा 3d, और दुष्टों 1 इधर से हटाओ, 2 इधर से हटाओ, यानी 3d3, और ये 4s0। पाजी दसो, ठीक है ना पाजी। अब ये Cr+3 है और ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, इसका मतलब पक्की बात है क्लोरीन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 है क्लोरीन। यानी अपने पास ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला, आगे बढ़ जाए भाई इसमें, किसी यहीं पे पता है, आगे बढ़ते हैं, एक पेज ले लेते हैं, ये एक पेज इधर। अब बेटा देखो, हेलो हेलो देखिएगा सब लोग, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, CrH2O और 6 और Cl3। बेटा आप बताना कैसे हमने ये जाना, आपको पता चल गया, पक्की बात है। देखो हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उससे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया कॉन्फ़िगरेशन से, और क्योंकि न्यूट्रल है इसका मतलब है कि क्लोराइड कितने हैं, क्लोराइड 3 है, तभी वो +3 को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। अब इसके बाद की बात करें, अब ये क्या कह रहा है, कह रहे कि ये जो कॉम्प्लेक्स मिल गया, एक तो ये AgNO3 से भी रिएक्ट करता है, AgNO3 के साथ क्या देता है बोलो, प्रेसिपिटेट देता है, जानती हो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। और दूसरा कह रहा है कैन शो GI। अब ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, कंपोजिशन लिखा हुआ है। अब इसका कौन सा मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊं कि GI भी शो करे और AgNO3 के साथ रिएक्ट भी करे। तो इसमें मैं एक कॉम्प्लेक्स तो ऐसा बनाऊंगा, CrH2O4 और ये Cl2, और यहां पे आ गया आपका Cl.2H2O। अब आप देख लो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, देख के बताओ। Ma4H2 बोलो, सिस ट्रांस शो कर रहा है कि नहीं, ये रहा आपका वाटर मॉलिक्यूल, देख लेना दोस्तों, ये देखो। और ये क्या बेटा, ये हो गया आपका सिस H2O, ये H2O, और ये Cl और ये Cl, ये देखो, सॉरी H2O और ये भी क्या बोलो, H2O, ठीक है ना। ये हो गया आपका सिस और ये हो गया आपका ट्रांस, और AgNO3 के साथ रिएक्शन होगा ही। इसमें बच्चा एक चीज और बना सकता है जो आगे मैं बताने वाला हूं, लेकिन मैं यहीं पे जिक्र कर देता हूं।
अगर सिर्फ इसने बोला होता इट डजेंट रिएक्ट विद AgNO3 कैन शो GI, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या होता, ये बना सकते थे आप CrH2O3Cl3.3H2O। ये आप सबको अगर पता हो ये कौन सा GI शो करेगा, फेसियल एंड मेरिडायनल, फेसियल एंड मेरिडायनल। तो इसके देखो ये क्वेश्चन में अगर सिर्फ क्वेश्चन में अगर इतना चेंज कर देता, देखो इस क्वेश्चन में अगर कहता इट डजंट रिएक्ट विद AgNO3 एंड कैन शो GI, कैन शो GI, तो फिर आप क्या करते बोलो, फिर आपके पास दो ऑप्शन होते, नहीं दो ऑप्शन नहीं, फिर एक ही ऑप्शन होता, बट इसमें क्या होता, GI की बात कर रहा था, तो इसमें क्या आप करते बोलो, ये आप ये वाला कर देते CrH2O3Cl3। आपको याद है फेसियल और मेरिडायनल, फेसियल मेरिडायनल जिसको भूल गया है, फेसियल मेरिडायनल जिसको भूल गया है वो इधर देखे बहुत ध्यान से, फेसियल और मेरिडायनल जिस दुष्ट को भूल गया है वो इधर देखे क्या होता है। फेसियल मेरिडायनल ये होता है, ये कौन शो करते हैं, Ma3X3 टाइप। ध्यान से, ये मैं एग्जांपल जो ले रहा हूं वो कौन सा वाला है, एकदम एनसीईआरटी वाला, देख लो। फेसियल में क्या करते हो आप बोलो, आप ऐसे याद रखो, फेसियल अगर लिखा हुआ है ना, देखो फेसियल, शॉर्ट में क्या लिखते बोलो, केवल FAC लिख देते हैं, तो आप ये CI से याद रखोगे, फिर मैं ट्रिक बता रहा हूं, सिस क्या याद रखोगे, फेसियल में तीन एक जैसे लिगेंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस में रहते हैं, क्या रहते हैं बोलो, सिस में। तो अब यहां पे अगर मैं करूंगा, यहां पे देखो, ये मैं फेसियल वाला बना रहा हूं, CO और यहां लिखा मैंने Cl, ये पोजीशन सबको पता है कि नहीं, बताओ मुझे कि ये सिस वाला पोजीशन है, और ये रहा आपका NH3 और ये रहा आपका NH3। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें अब फेसियल क्यों कहते हैं आपको पता है, क्योंकि इसमें तीन आइडेंटिकल जो लिगेंड हैं उनको अगर ज्वाइन करें देन दे विल फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन फेस, दे विल फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर आप बेटा इसमें ज्वाइन करते हो, इसको देखना जरा दुष्टों, ध्यान से देखना, तो अब ये क्या है, इसको अगर एक मिनट, इसको ज्वाइन करो आप, दुष्ट एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखो, अब इसको ज्वाइन करो, ये Cl, ये तीनों Cl को ज्वाइन करो, अब तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ, ये देखो, क्या आपको ये फेस पे या फिर इस NH3 को ज्वाइन करो, क्या आपको फेसेस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोलो बोलो, हाँ दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको फेसियल कहते हैं। अब याद कैसे रखोगे, देख लो, फेसियल में CI मतलब सिस, मतलब एक जैसे तीन सिस होंगे और दूसरे जैसे तीन सिस में रहेंगे, ये फेसियल होगा। आपको मैं अभी ये शो कर दूंगा, ये इनएक्टिव होगा, ठीक ना। तो अभी हमने अपने पास जो है, देखो अपने पास जो ये बताया मैंने, CrH2O3Cl3 ही तो है, CrH2O3Cl3 तो है, ये तो देखो Ma3X3 टाइप हुआ ना, तो ये क्या GI शो करेगा, दैट इज फेक मर बोलते हो आप, फेसियल मेरिडायनल। अब मेरिडायनल कैसे बनता है भाई, मेरिडायनल में देखो मैक्सिमम आप ट्रांस कितने में कर सकते हैं, मैक्सिमम ट्रांस हो सकता है आपका 2 लिगेंड ट्रांस हो सकते हैं, तीसरे को तो सिस ही होना पड़ेगा, आप सोच सकते हो ये। अब जो तीसरा अमोनिया बचा वो क्या होगा बोलो, इसके रिस्पेक्ट में सिस, Cl ये सिस, और अब आप ये मिला लो। अब ये मेरिडायनल क्यों बोलते हैं, तो मेरिडायनल इसलिए बोलते हैं भाई क्योंकि अगर हम इसमें तीन एक जैसे लिगेंड को अगर मिलाएं तो एक आपको मेरिडिन से, मतलब इसके मध्य से 3D डायगोनल आपको गुजरता हुआ दिखेगा। तो अगर मैं ये NH3 को मिलाता हूं, देखो तुम ये NH3,
देखो अब ये आपको एक दिखेगा, क्या है बोलो, 3D डायगोनल बॉडी पास करता हुआ इसमें। मतलब इसको अगर हम ऐसे बना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप इस पे देख पाओगे। तो अगर देख सकते हो तो यहां पे मैंने Cl रखा, यहां पे Cl रखा, और यहां पे आप कॉपी हाथ में ले लीजिए, देख लीजिए कॉपी, बीच में सेंट्रल मेटल, यहां पे Cl, यहां पे Cl, दोनों Cl किस में है, ट्रांस में, और यहां पे Cl तीसरा वाला सिस में है। अब अगर मैं इसे मिलाता हूं ऐसा, तो आपको बिल्कुल ही एक इससे क्या पास होता हुआ दिखाई देगा, आपको इधर से पास होता दिखाई देगा एक 3D डायगोनल बॉडी। देखो इसी को मेरिडायनल बोलते हैं, मेरिडायनल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मेर, और ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो पाजी, बोलो पाजी, ठीक है, ओके जी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में वापस आ जाएं, देख लो अब ध्यान से, मैंने इससे रिलेटेड जो भी बातें थी बता दी आपको। अब इसने पहले मैग्नेटिक मोमेंट दिया था, मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड हैं, उससे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता चला। ऑक्सीडेशन स्टेट से मैंने फाइंड आउट कर लिया कि इसमें 3 क्लोरीन है। अब क्योंकि इसने AgNO3 से रिएक्ट भी कराया है और Gi भी कराया है, इसका मतलब क्लोरीन बाहर भी है, अंदर हो सकता है लेकिन बाहर भी है, और वो Gi भी। ऐसे मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर केवल Gi वाला ऑप्शन की बात करूं तो अपने पास Gi वाला ऑप्शन, ये भी था Gi वाला ऑप्शन, और ये भी Gi वाला ऑप्शन, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन है उसको फुलफिल कर रहा है कौन, ये फुलफिल कर रहा है CrH2O4 Cl2Cl.2S2O। तो ये हो गया आपका, इसमें इसका फॉर्मूला जो अपने पास आ गया CrH2O4, और ये क्या बेटा Cl2, और बाहर क्या भाई Cl और .2S2O। ओके, अब इसका नाम पूछ रहा जी, तो ये क्या है भाई, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड डाइहाइड्रेट। ये देख लो, ये डेल हो जाएगा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो, ये देख लो डाइहाइड्रेट। बेटा बोलो इसमें कोई डाउट है आपको, किसी तरह का कोई डाउट बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है ना। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द आइसोमर्स ऑफ दिस दैट हैज, इसके आइसोमर्स में कह रहा है कि कितने, किसमें, द आइसोमर्स ऑफ दैट हैज दिस वैल्यू ऑफ, कौन सा वैल्यू, क्लोरीन कोबाल्ट क्लोरीन ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो कितना बेवकूफी टाइप क्वेश्चन पूछा ना, एट 90 डिग्री या एडजेसेंट पोजीशन पे, दैट इज सिस, और अगर 180 डिग्री पे हो तो आप जानते हो क्या बोलते, ट्रांस बोलते, ठीक ना। तो अब इसमें ये CuNH3 की बात कर रहा है, तो एक बार ये बना लेते हैं। ये देख लो कितना आसान है ये, तो ये देखो कॉपी के बीचों बीच क्या बनाया, कोबाल्ट, कॉपी के चारों कोनों पे क्या लिखा, अमोनिया, और क्या दोस्तों, ये एक Cl कॉपी के ऊपर तो एक Cl कॉपी के नीचे, और ये ऐसे इसको सजा दिया। अब जरा देखना इसमें क्या है, Cl CO Cl, ये जो आपको दिख रहा है ये कितने डिग्री पे दिख रहा है दोस्त, 180 डिग्री पे दिख रहा है कि नहीं, वन 180 डिग्री पे दिख रहा है कि नहीं, बोलो दोस्त। और ये फिर क्या बना रहा है दूसरा बेटा, CO, ये देखो Cl और फिर ये हो गया आपका NH3 और ये NH3 और ये NH3, ठीक जी। अब ये जोड़ दो जी, ऐसे सजा दो। अब बेटा बाकी एक एक चीज डिटेल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको पढ़ना है, रजिस्टर ऑन aditya-classes.com, और आपको डिटेल सिर्फ कोऑर्डिनेशन, अगर चैप्टर पढ़ना चाहते हो सिर्फ कोऑर्डिनेशन पढ़ सकते हो,
कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी यहां पे सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, आप एक चैप्टर की मास्टरी करना चाहते हो, कोऑर्डिनेशन, तो यस कोऑर्डिनेशन, जस्ट पे फॉर कोऑर्डिनेशन। अगर आप चाहते हो सिर्फ आइसोमेरिज्म तो पढ़ो आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिर्फ आप चाहते हो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म तो पढ़ो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, छोड़ दो बाकी बाकी पढ़ना है। सिर्फ चाहते हो पी ब्लॉक तो पी ब्लॉक पढ़ो। सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर वाइज भी यहां पे आपके लिए सुविधा उपलब्ध है। अब बेटा यहां पे देखो ये सीओसी, आप जरा देखो ये वाला कैसे है, सीएल सीओ, ये सीएल और सीओसीएल, क्या ये आपको 90 डिग्री पे नहीं दिख रहा? अभी मत कहना कि नहीं सर 180 डिग्री है तो दांत तोड़ दूंगा, ये ऐसे है, ये सीएल ये बाहर है, ठीक है ना। अब ये रखोगे आप ऐसे कॉपी में, तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक सीएल आपके यहां पे है और बीच में यहां पे है और एक यहां पे है, देखो ये देखो दोस्त, तो अब देखना जरा ये वाला और वो जो कॉपी में है वो कितने डिग्री पे हो गए, 90 डिग्री पे हो रहे हैं कि नहीं? ठीक है ना, तो ये वाला आंसर हो गया। ये कौन सा वाला फॉर्म बनाया था आपने, सिस वाला, तो ये हो गया सिस ओनली दोनों। तो क्या इसमें आपको डाउट है बेटा, बोलो किसी तरह का कोई डाउट? ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो वापस वही आ गया। अब ये तो तुम लोग बोलोगे दोस्त अभी बताया था मैंने, दांत तोड़ दिया जाएगा। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ये बताया था, ये देखो फेस और मर, मैंने क्या बताया था आपको? फेस कैसे याद रखोगे, कभी भी पूछेगा फेस मतलब फेसियल, तो क्या रखोगे याद, सिस, सी आई मतलब क्या याद रखोगे, सिस। एक जैसे 3 लिगेंड सिस में रहेंगे, फिर दूसरे जैसे 3 लिगेंड सिस में रहेंगे, ठीक है ना। और जो मेरिडायनल होगा उसमें 2 ट्रांस में और तीसरे को तो सिस में ही होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फेशियल मेरिडायनल में क्या बताया था मैंने आपको, अब भी जस्ट, तो ये क्यों ना वापस मैं आपको शो कर दूं, ये देखो अब भी आपके सामने है, ये इट इज सॉरी फेशियल, ये बनाया अभी, इट इज फेशियल, ये हो गया आपका फेशियल और ये हो गया आपका मेरिडायनल, अभी बताया था। तो फेशियल मेरिडायनल कौन शो करता है बोलो, फेशियल मेरिडायनल, और ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, एक बात ध्यान रहे। किसी तरह से भी आप देख सकते हो कि इसमें क्या होगा बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। फेशियल मेरिडायनल की बात हो रही है, जो क्वेश्चन चल रहा उसमें आप एक बार देख लीजिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है। फेशियल की बात करो पहले, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है, फेशियल की बात करो। तो इसमें फेशियल में चलो क्या करना है आपको, 3 एक जैसे आपको सिस में रखने हैं। तो आप यहां पर रखो Cl, ये रहा आपने Cl और ये रखा आपने Cl, ध्यान रहे ना क्या रखा है बोलो, Cl कहां पे रखा, ये एक एनसीईआरटी वाली बुक ले लो अपनी, बस बीच में मेटल है जान लो, Cl Cl और यहां पे Cl, ये तीनों Cl सिस में हो गए, NH3 NH3 और यहां पे लिख दिया मैंने क्या बोलो NH3। फिर मैं बोल रहा हूं देखो, अब कॉपी वाले प्लेन में क्या आ गए, 2 Cl आ गए, 2 अमोनिया आ गए। कॉपी के ऊपर क्या आ गया बोलो, एक Cl आ गया, कॉपी के नीचे क्या आ गया बोलो, अमोनिया आ गया। और अब तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ साफ दिख रहे हो, अगर मैं ऐसे कट करूं तो वो अब तुम्हारे साइड में क्या आ रहा, NH3Cl और इधर भी क्या आ रहा है, NH3Cl। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है पता चल रहा ना, दैट इज लाइक दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री, बोलो ठीक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलो ठीक है ना। और अगर मैं इसका कौन सा बनाऊं, मेरिडायनल बनाऊं, तो चलो मेरिडायनल में क्या करते हूं, 2 ट्रांस में होगा, तीसरा तो सिस में ही हो जाएगा। तो देखो ये Cl ऊपर है, Cl नीचे है और ये Cl मैंने कहां रख दिया, इन अ सिमिलर वे NH3 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 यहां रख दिया। अब बोलो ये प्लेन और ऊपर क्या है Cl, नीचे भी क्या है बोलो Cl, तो ये क्या हो गया बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री किससे बन रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री किससे किससे बन रहा है बोलो, एक Cl से और 3 अमोनिया से प्लेन बन रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये Cl ऊपर है नीचे है, तो ये हो गया। तो ये दोनों में आप लिखोगे ना, बोथ हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, बोथ हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज ऑप्टिक, बोथ हैविंग दे पॉसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री,
plane of symmetry, that is why they are optically inactive. ओके ना? तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे भाई दोस्तों, क्वेश्चन पे आ जाओ। ये अपना ये आ गया, ये चलो। हाँ बालक कह रहे कि कौन शो करेगा द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फेसियल एंड मेरिडायनल, फेसियल एंड मेरिडायनल Ma4X2, no, they will show simply GI, geometrical isomerism. Both will be optically inactive, mind it. Ma4X2, PtNS3 2Cl2, square planar complex will show GI, no problem at all. Cisplatin, transplatin, COCl2En twice, इसका ये GI शो करेगा और ऑप्टिकल भी शो करेगा। फिर ध्यान रहे, अब ये मैं कह देना क्यों नहीं, दांत तोड़ दूंगा। सबसे पहले ये बताएं, MAA ट्वाइस X2 टाइप के सिस वाले ऑप्टिकली एक्टिव और ट्रांस वाले इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये देख लो भाई, मैंने क्या बोला था, MA3 और X3 इसी टाइप के क्या शो करते हैं, फेसियल एंड मेरिडायनल। तो ये हो गया आंसर। बोलो बोलो बेटा, ठीक है? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं? ओके जी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगर आप कहो तो। क्वेश्चन नंबर 8 अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए से डी तक द कॉम्प्लेक्सेस दैट कैन डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कौन? तो जीआई कौन कौन शो करते हैं, अपने को अभी पता चल गया था ना कौन कौन शो करते हैं। देखो अब कह रहा है PtNS3 अब बोलो, तीन लिगेंड सेम है, तीन लिगेंड सेम है और चौथा एक डिफरेंट है, Cl है। तो क्या हम स्क्वायर प्लेनर होते हुए भी इसको हम डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में हम डिफरेंट 3D अरेंजमेंट बना सकते हैं क्या? अगर मैं बीच में PT मानू कॉपी के और NS3 एक और Cl, और फिर बाद में मैं चारों कॉर्नर में ClNS3 या NS3 को इंटरचेंज करूं, तो क्या हम डिफरेंट 3D अरेंजमेंट पाएंगे? Now you know GI means what? GI means different 3D arrangement of ligands surrounding central metal. Okay? तो ये तो शो ही नहीं करेगा। मतलब इस तरह के जितने भी होते हैं, आपको पता है Ma3X हो या फिर Ma4 हो, मतलब ये बेवकूफी टाइप है, कोई भी जान जाएगा ये तो। या फिर यहाँ पे MAA है, ऐसा हो, ये कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको अगर पता है कि भाई जीआई का मतलब क्या होता है, तो इस तरह के लिगेंड अगर गिवन होंगे, कॉम्प्लेक्स अगर गिवन होंगे, सेम 3 लिगेंड है, तो कहां से जीआई होगा? नहीं हो पाएगा, आप डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं पाओगे। PtNS3 5Cl, अब देखो 5 Cl, अब बताओ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसमें से 5 तो सेम लिगेंड है और छठा Cl है। क्या आप इनको इंटरचेंज करके डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना। तो इस टाइप का भी नहीं शो करेगा। अब इसमें आ जाओ, क्या दिया है, अब ये देखो Ma2XY, इट इज अ टाइप ऑफ Ma2XY। यस, अब इसमें कर सकते हो कि नहीं, बोलो? दोनों AA पास में हो तो सिस होगा, दोनों AA क्या है, 180 पे है तो ट्रांस होगा, है कि नहीं? तो यस, इट विल शो GI, यस इट विल शो। PtNS3 4Cl1, इट इज Ma4X2 टाइप। कितना आसान है, सबको जानते, XY टाइप Ma4XY, यस इट विल शो GI। तो इसमें आंसर हो गया 3 and 4। तो 3 and 4 कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा? 3 and 4 दैट इज चेन्नई इज राइट ऑप्शन। तो क्या देखो, इसमें डाउट तो नहीं होगा आपको, मुझे लगता है, ठीक है ना? समझे नहीं समझे बेटा, बोलो ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब बेटा आ जाओ, नेम पूछ रहा है कि इसका नेम क्या होगा। तो नेम में आपको पता ही है भाई, अमीन क्या बोलते हैं और क्लोरिडो, हाइड्रिडो, जो भी है। तो इसका नाम क्या बता दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई। NH3 है एमाइन, और ये है CH3NH2 को क्या बोलोगे, मेथेन एमाइन, और ये Cl आप जानती हो, क्लोरिडो। तो इसमें आपका डाई अमीन, तो डाई अमीन देख लो भाई, और क्लोरिडो मेथेन एमाइन, डाई अमीन क्लोरिडो मेथेन एमाइन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल लेते हो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट सब लोगों को आता है ना भाई निकालने। X मान लो, ये सब न्यूट्रल है, ये -1 है,
इक्वल टू क्या है बोलो, +1 है, तो x इक्वल टू क्या होगा, +2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डाई अमीन क्लोरिडो मेथेन एमाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड, ठीक है। तो ए इज राइट ऑप्शन। अब बेटा नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, करें कि द नंबर ऑफ पॉसिबल complexes Ma2B2 with sp3 and dsp2 hybridized metal respectively। ऑप्टिकल आइसोमर पूछ रहा है Ma2B2 में, और ये क्या कह रहा है, sp3 और क्या है बोलो, sp2 ऑप्टिकल आइसोमर। और ये क्या कह रहा है, नोट A एंड B आर यूनिडेंटेट न्यूट्रल यूनिडेंटेट मोनोएनाइनिक लिगेंड, ठीक है ना। तो अब ये एक तो sp3 है, sp3 Ma2B2 टाइप, ओके Ma2B2 टाइप। अब Ma2B2 टाइप sp3 मतलब ये टेट्राहेड्रल है, चलो ये तो सेम हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब dsp2 की बात कर रहा है, स्क्वायर प्लेनर है, sp3 भले ही टेट्राहेड्रल है, लेकिन मैंने क्या बताया था, sp3 टेट्राहेड्रल वाले में ऑप्टिकल तब होगा जब MABCD मतलब दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कायरल सेंटर टाइप, तभी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ बना रहा है, देखो आपका Ma2B2 टाइप का वेदर इट इज sp3 और वेदर इट इज dsp2, sp3 वाला इनएक्टिव क्यों होगा, अब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर, dsp2 वाला क्यों होगा बोलो, बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसके ऑप्टिकल कितने होंगे, 0, तो क्या हो जाएगा, चेन्नई इज राइट ऑप्शन। किसी को डाउट है इसमें, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, Ma2B2 टाइप का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो कर सकता है, क्योंकि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करता है तो इसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि उसके पास MABCD टाइप का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, तो इट विल हैव अ कायरल सेंटर जो कि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनाएगा। लेकिन अगर दो लिगेंड भी सेम हो जाते हैं तो कायरलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी अगर आएगा कि कौन शो करेगा, तो वो हमेशा क्या होगा, MABCD टाइप का। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में तो हमेशा ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 0 0। बोलो ठीक है ना। अब बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन ठीक है, देखो जरा, हाँ हे बच्चों, इसमें जो बात कही गई है उसमें कुछ कुछ टर्म यूज किए गए हैं। पहले तो मुझे बताओ, ये ऐसा लिखा हो या फिर मैं ऐसा लिखा हो, फिर मैं बता देना चाहता हूं कि इट इज नथिंग, इट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। और जो P लिखा हुआ है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इट इज इलेक्ट्रॉन मीन पेयरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन मीन पेयरिंग एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रॉन मीन पेयरिंग एनर्जी। हे बालक, आप सभी लोगों ने इसके फार्मूले जाने होंगे, सब कुछ किया होगा, आपने जानते हो, लेकिन क्या आप जानते हो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पता है क्या आपको? फिजिकल सिग्निफिकेंस एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन मीन पेयरिंग एनर्जी है वो है क्या, बेसिकली सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों को पेयर करने के लिए उनके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के अगेंस्ट जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी उसे हम इलेक्ट्रॉन मीन पेयरिंग एनर्जी करते हैं। इलेक्ट्रॉन मीन पेयरिंग एनर्जी, जैसे मान लो मैं ऐसा बताऊंगा आपको, अगर मान लो हमें इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है, तो इलेक्ट्रॉन अगर सेम स्पिन में है, इलेक्ट्रॉन अगर सेम स्पिन में है, तो पहले आपको क्या करना होगा बोलो, इलेक्ट्रॉन को ऐसे पास में लाने के लिए क्या, ये सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने एक दूसरे को धक्का देंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, धक्का देंगे ना, तो ऐसे ही ले आओगे तुम्हें, यू हैव टू वर्क करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वर्क किया और फिर उसके बाद पेयरिंग होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। यानी दो प्रोसेस हैं, जब किसी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे हो
तो दो बातें हैं। क्या दो बातें? एक तो दो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के अगेंस्ट ले आने में पास में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, दैट इज एंडोथर्मिक। और फिर उसके बाद जब पेयरअप होगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, वो निगेटिव टर्म होगा। एग्जैक्ट तो नहीं बोल रहा हूं, बट उसको मैं क्रिस्टल फील्ड डिस्टिलेशन एनर्जी से कनेक्ट कर सकता हूं, जो डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी यहां पे दो टर्म है बेटा, दो टर्म है। अगर लिगेंड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है नहीं होती है, वो उसमें दो बातें आ रही हैं। एक तो है P, जिसे इलेक्ट्रॉन मीन पेयरिंग एनर्जी, ये कैसी वैल्यू है मुझे बताइए, कैसी वैल्यू है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है। और ये वाला वैल्यू कैसी है बोलो? नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक, और ये दुष्ट कैसा? ये एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। अब इसमें आपने क्या करना है, देखो इसमें आपने क्या करना है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कब होगी, हमेशा देखो, मैं एक्सोथर्मिक को बोलूंगा ना आउटपुट और एंडोथर्मिक को इनपुट बोलूंगा। कोई भी प्रोसेस फिजिबल कब होगा? व्हेन आउटपुट विल बी ग्रेटर देन इनपुट। आउटपुट ज्यादा हो, इनपुट कम हो। 2 घंटा पढ़ो, 8 घंटे का आउटपुट है ना, इस टाइप का, मतलब इफेक्टिव वर्क। तो अब इसमें अब मैं बोलूंगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर कब होगा, तो उसके लिए एक रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा रिलेशन? कि अगर डेल्टा इज ग्रेटर देन P तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, ओके। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर P इज ग्रेटर देन डेल्टा, डेल्टा मतलब ये मैंने बोल दिया ना, ये और ये एक ही बात है, तो फिर नो पेयरिंग। और एक और है केस, एक और केस है भाई, वो इक्विलिब्रियम स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्पिन कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसमें क्या होगा, जब डेल्टा और P बराबर हो, है ना, इस केस में किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तब किस पे डिपेंड करेगा बेटा? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। 3 केसेस अपने पास है, देखो। जब देखो मेरी बात सुनो, कोई तुम डेल्टा जी भी पढ़ते हो ना, डेल्टा जी वो गिब्स हेल्महोल्ट्ज वाला, तो डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होगा तो प्रोसेस फीजिबल होगा, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो वैसे तुम हमेशा एक चीज याद रखो कि इफ आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट देन प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस फीजिबल होगा। तो यहां पे तुम याद रखो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के अगेंस्ट, और जो डेल्टा है वो एनर्जी रिलीज होती है पेयरिंग के ड्यूरिंग। तो हमेशा पेयरिंग कब होगी? जब डेल्टा ज्यादा होगा, P से ज्यादा होगा। अगर अपोजिट होगा P ग्रेटर देन, नो पेयरिंग विल टेक्स प्लेस, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में यही होता है, डेल्टा ज्यादा हो जाता है P से। वीक फील्ड में क्या होता है बोलो? P ज्यादा होता है। और अगर मैं बोलूं दोनों इक्वल हो, तो एज यू नो इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है किधर शिफ्ट हो जाए? एक्सटर्नल फैक्टर विल कंट्रोल, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं, दे विल शो टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिज्म। तो वो चीज तो इसी में आ जाएगा, आगे मैं और बताऊंगा बाकी डिटेल, अभी इसमें हम आते हैं, ठीक ना। एक चीज ये हो गई। अब एक बात और हमने जानना है कि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, या मैं अगर बोलूं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, बड़े ध्यान सुनना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, मैं अगर इसको इधर लिखूं तो ज्यादा अच्छा, पहले इतना नोट कर लिया आपने सबने, तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ देखो, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और क्या आप जानते हैं ये डेल्टा, मतलब डेल्टा इज नथिंग, इट इज एनर्जी। तो ये किसके बोलो, यानी आप सीधा, ये लेमडा क्या है बोलो? लेमडा एब्जॉर्ब, कितना वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करता है वो वाला, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा।
और एनर्जी की बात कभी भी अगर लाइट की एनर्जी की बात होगी तो आप सभी जानते हो कि लाइट की एनर्जी और लेमडा में, ये मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है ना, कि इन्वर्स होता है, ठीक है ना। तो ये बात, ये ध्यान रखना, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में लॉन्गर वेवलेंथ नहीं, शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है ना। स्प्लिटिंग तभी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। अब इसमें मैं बात करूं एक चीज और, जो डेल्टा डिफरेंट क्रिस्टल फेलियर स्टेबलाइजेशन जो होते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के, डिफरेंट ज्योमेट्री के, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 8 या फिर 3, तो इसके लिए हमें क्या है, एक रिलेशन है कि ऑक्टाहेड्रल का जो है और टेट्राहेड्रल का जो है वो एक रिलेशन है। ये प्रूफ भी हो सकता है, ये प्रूफ भी किया जा सकता है, डेरिवेशन मतलब मैं कह रहा हूं ये होता है 4/9, मतलब ये इसके बराबर होता है ऐसा। मतलब ऑक्टा टेट्राहेड्रल का जो होगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 4/9 ऑक्टाहेड्रल का, ठीक है ना। तो अब यहां पे जो जो पूछ रहा है बोलते जाए, ठीक है ना। चलो, ये आपकी पेयरिंग के केस पता चल गया ना, पेयरिंग वाले केस, ठीक है। अब आ जाओ, पहला कह रहा ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैव अ वेरी हाई मैग्नेटिक मोमेंट। अब आप बताओ मुझे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कौन सा केस होगा बोलो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब यहां पे मैं आता हूं, इसे यहीं पे लिखता जा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मींस डेल्टा ग्रेटर देन पी। अब ये इसका कोबाल्ट का होता क्या भाई, इसका होता है 3d6 4s0, यस या नो। कोबाल्ट +3 का ये होगा ना, 3d7 4s2 होता है। अब अगर मैं इसको T2G में तोड़ के लिखूं तो अब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये केस है, तो फिर ये क्या बनेगा T2G6Eg0। अब बताओ, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो हाउ इट कैन बी हाई मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा दोस्त। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत कि सही है, बताओ मुझे जल्दी बताओ। और ये एनसीईआरटी बार का नहीं है, कुछ भी एक लाइन एनसीईआरटी बार का नहीं है। अब ये फिर बिल्कुल ही कैसा स्टेटमेंट है बोलो, गलत, फॉल्स स्टेटमेंट। अब कह रहे बॉम्बे, कह रहे कि P ग्रेटर देन डेल्टा, P ग्रेटर डेल्टा, P ग्रेटर देन डेल्टा क्या मैंने बताया बोलो, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी बताओ मुझे। P ग्रेटर देन, अच्छा इसमें तो लिखा ही हुआ है ना, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। कह रहे कि इफ P ग्रेटर देन डेल्टा देन कॉन्फिगरेशन विल बी दिस, कोबाल्ट 3rd, कोबाल्ट 3rd में। अब ऑक्टाहेड्रल के लिए कह रहे कि ये इससे अगर P ज्यादा है, और ये ध्यान रखना ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा हुआ बेटा, ध्यान रखना ये बात, तो ये स्टेटमेंट तो भी फॉल्स है। कर ये T2G4, यस अगर P ज्यादा है तो फिर पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो ये किस में रहेगा, T2G, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा नहीं, द वेवलेंथ लाइट एब्जॉर्ब बाय EN, EN कैसा लिगेंड है, EN CN CO NCS NO2 मतलब नाइट्रोजन से डोनेट हो, ये सभी कैसे लिगेंड है। आप अगर आपको पता हो, दे आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, अगर देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा। तो अब देख लो, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय EN, EN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वेवलेंथ कैसी एब्जॉर्ब होगी, लॉन्गर वेवलेंथ। तो फिर ये क्या करा, एब्जॉर्ब इज अ लोअर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लॉन्गर वेवलेंथ नहीं, मैं गलत बोल गया ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा बोलो, क्योंकि एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो लोअर वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ। तो ये कह रहा है लोअर देन दैट ऑफ दिस, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। फिर से मैंने, क्योंकि इसमें मैंने स्टेटमेंट गलत रिपीट किया था, ध्यान सुनिए, फिर मैं बोल रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बताया आपको, वेवलेंथ एब्जॉर्ब।
तो EN क्योंकि EN कैसा लिगेंड है बोलो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसके प्रेजेंस में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होना मींस वेवलेंथ क्या होगा बोलो, शॉर्टर वेवलेंथ है। यानी EN हो और फ्लोराइड हो तो फ्लोराइड लॉन्गर वेवलेंथ फ्लोराइड के प्रेजेंस में एब्जॉर्ब होगा, और EN के प्रेजेंस में क्या होगा, शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आप देखो बेटा, इफ द डेल्टा, ये स्क्वायर जो लिखा फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज दिस, तो इसके लिए ये मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया, देखो 4/9। अब ये कह रहा है कि इसके लिए कितना है, 18,000 है, तो कह रहा है टेट्राहेड्रल के लिए 16 हो। तो कैसे होगा देखो, 4/9 इंटू अगर मैं 18,000 करता हूं तो क्या ये वैल्यू आएगी, देख लो आप। ये तो गलत आ रही है ना वैल्यू, ये तो कितना आ रहा है बोलो, 8,000 के करीब आ रहा है, 8,000। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या बोलो, फॉल्स है। तो इसने पूछा भी यही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया ए और डी। ए और डी ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो बेटा, ए एंड डी, दैट इज ए इज राइट ऑप्शन। ए इज राइट ऑप्शन। क्या इसमें आपको किसी तरह का डाउट है बेटा, बोल दीजिएगा। एनी डाउट बोलिएगा, एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 11 पे कोई डाउट नहीं ना, पक्की बात है, देख लो इस रिलेटेड कुछ बातें मैंने बता दी, आपको पता चल गया। ओके, अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द, बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड। ठीक है ना। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, देखो CO है तो एक Cl, और फिर EN कितने ने दिया हुआ है, EN इसमें दिया हुआ है 2। आपको पता ही है कि EN क्या होगा, CH2 इथाइलिन डाइअमाइन, सब जानते हो। ये बाइडेंटेट है ना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। तो एक EN कितने कोऑर्डिनेशन नंबर प्रोवाइड करेगा बोलो, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो ये आपका ये CO यहां से हो गया, यहां से फिर हो गया, एक Cl हो गया, ये N ने डोनेट किया, फिर N ने, अब देखो आप यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। इसमें कितना है बोलो, ऑक्सिलेट आप जानते हो, ऑक्सिलेट में क्या होगा भाई, ये देखो ऑक्सिलेट में 2 जगह से डोनेट हो रहा है, तो 2 जगह से डोनेट हो रहा है। एक OX कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2, तो 3 मिलकर कितने बनाएंगे, 6, तो 5 and 6 ये हो जाएगा, देखो 5 और 6। तो बिल्कुल ही आसान है। तो मुझे लगता है कि आज इतना ही रहने दे, और कल हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बढ़िया से और बिल्कुल ही डिटेल। तब तक आप लोग इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरी नोट की हो एक बार करना, ठीक है। और जो भी इंडिविजुअल टॉपिक के लिए पढ़ना चाहते हैं वो aditya-classes.com पे जाके रजिस्टर करें। और इंडिविजुअल टॉपिक मतलब आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना है, आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, आपको सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ना है, आपको सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, आपको सिर्फ S ब्लॉक पढ़ना है, मतलब सबके लिए आपके ऑप्शन खुले हुए हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।